पढ़ा था 11th में, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने देखा था, आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस था, उसको टच कर सकते थे। क्या कर सकते थे? टच कर सकते थे, है कि नहीं? अरे गाड़ी खुद चलाते हो, पैदल खुद चलते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुम खुद कर लेते हो, है ना? अपने घर से लाइब्रेरी में आते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना स्पीड हुआ, वो सब कुछ तुम्हारे नजरों के सामने है, तुम लोग सब कुछ देख लेते हो। लेकिन अब जो हम पढ़ाई करने वाले हैं उसको तुम बेटा छू नहीं सकते, दिखता भी नहीं है। समझ गया? बात सुना रही है? अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको तुम अपने हाथ से नहीं छू सकते। अभी हमने ऑक्सीजन पढ़ाया था 11th में, क्या किया था तुमने? उसको तुमने पेंडुलम को अपने हाथ से ऐसे करके छोड़ा तो क्या हुआ? वो ऑसिलेट करने लग जाता है, यानी आप टच कर सकते थे। लेकिन अब हम ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जिसको अगर गलती से भी टच कर दिया तो फिर दोबारा टच करने का मौका नहीं मिलेगा। समझ गया? ऐसी क्या चीज है भाई? ऐसी क्या चीज होती है जिसको एक बार टच किया तो हो गया काम? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है ना। कि जिसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, छूना तो है ही नहीं बेटा, गलती से भी नहीं छूना है, दूर से समझना है, दूर से न्यूमेरिकल बना देना है। समझ गया ना? है दूर से कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो तो छू करके नहीं देखना कि भाई कितना फ्लो कर रहा है, या एक धक्का और दे दूं तो शायद तेजी से चला जाए, ऐसा ट्राई नहीं करना है आपको। समझ गया? तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप महसूस कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, बट उसको छूने होने वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। आया समझ में? ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? तो ऐसी चीजें में हम पढ़ेंगे बेटा, हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग? हम लोग करने वाले हैं किस पे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज में भी हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे बेटा वो चार्ज को रेस्ट में रखेंगे। क्या रखेंगे? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज अगर कहीं पे रुका हुआ है तो उसका स्टडी करेंगे, उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसका क्या फील्ड होगा, कितना वो फोर्स लगाएगा, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, है ना, चार्ज के बारे में, जब चार्ज हमारा रेस्ट में। ठीक है, तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसको हम पहला चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसको नाम देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा बेटा? पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, तो चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट, और उसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर 1 में। ठीक है, चैप्टर 1 में सारी चीजें हम कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम चैप्टर नंबर 2 में भी चार्ज को रेस्ट में ही पढ़ेंगे। इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करंट जो फ्लो करता है वह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करता है, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि नहीं? तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। वहां तो आपको एक बैटरी दिखा दिया और भी हो गया, बस काम हो गया, चैप्टर खत्म, है ना? यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये 12th का मामला है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो हैं, दोनों चैप्टर में हम कवर करेंगे जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा मोशन में आ जाए। क्या आ जाए? चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज मूव करने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे?
करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जिसमें चार्ज आपका मूव करता हुआ रहेगा। ठीक है, फिर उसके आगे हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर चार्ज मोशन में है यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके कारण उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, हम उसके बारे में समझ गया। यानी करंट के कारण मैग्नेटिक, यानी करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, समझा। करंट से क्या हो रहा है प्रोड्यूस, मैग्नेट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 4 हमारा आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, और जब हम चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक के तरफ चले चुके हैं तो हम पूरा मैग्नेट भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट मैग्नेट भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में फिर पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होगा, है ना, उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या फील्ड होगा, क्या फोर्स होगा, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म। तो इससे तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में, मोशन में, उसका इंपैक्ट और मैग्नेटिज्म हम ये कवर करेंगे पूरा चैप्टर नंबर 5 तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में दोनों को मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों चैप्टर को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को मिक्स कर देंगे और इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी जो तुम मजे ले रहे हो घर में बैठ करके, है ना, और मैं दिल्ली में बैठा हूं, तुम घर में बैठ के पढ़ाई कर ले रहे हो, उसके किसका देन है वो, वो आपके ईएमडब्ल्यू भैया जो है ना, इन्हीं का सपोर्ट मिल रहा है, समझ गया। इन्हीं के चलते आपको ये सुविधा मिल पा रही है, बात में आ गया। इन्हीं के चलते आपको इतनी सुविधा मिल पा रही है। नहीं तो हम लोग के टाइम पे ये इतने बड़े नहीं हुए थे ये भैया, तो हम लोग क्या करना पड़ता, टीचर के पास जाना पड़ता, साइकिल से जाइए या जैसे जाइए। ठीक है, लेकिन आप ये बड़े हो चुके हैं, है ना, तो अब ये क्या आपको सहयोग दे पा रहे हैं, समझ गया। इसको बोलते क्या बोलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पास में आ गया बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम एटम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एटम, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, उसके बारे में एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, एटम देन न्यूक्लियस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, है ना, लाइट जो होता है वो दोनों नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट रेडिएशंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। हम यहाँ बैठ करके आपसे बातें कर ले रहे हैं, यहाँ बैठ करके हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, कौन बैठ रहा है, कौन सुन रहा है ना, कौन खाना खा रहा है, सब देख पा रहा हूँ नहीं। समझ गया बाबू, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है ना। कौन कंबल ओढ़ के सो गया है, देखो अभी 12th स्टार्ट हुआ नहीं, लोग सो गए, उनको आईटी होगा, खुद ही बताओ बाबू। अभी चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है और लोग थक करके कंबल ओढ़ के सो भी गए। ऐसे महात्मा भी है यहाँ पे। अब उन महात्माओं को आईटी लेगा, सोचो बाबू, खुद सोचो जरा।
तो बेटा अभी जग के रहना है, जब तक कि तुमको हम आईआईटी गेट के अंदर छोड़ के ना आए, तब तक हमारे साथ तुमको क्या रहना, डट के रहना है, टाइट, समझा? क्लियर है बाबू? तो ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर और पढ़ेंगे लाइट। लाइट को हम 2 चैप्टर में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? और इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस आपका है ना 11 12 का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? और तुम लोग आईआईटी जाने के लिए बिल्कुल जूते पहन लेना, दौड़ करके सीधे हम, समझ गया? क्लियर है बाबू? है बस इतनी सी काम करना है। चलो तो हम शुरू करें आगे फिर कहानी। ना डस्टर नहीं है भाई, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 1। तो लिखो बेटा चैप्टर नंबर 1 लिखो सभी लोग। तो चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले हम ये समझें। कोई बताएगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एनीबॉडी? आपने 10th में पढ़ा हुआ है चार्ज बाबू, बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अच्छा एक चीज और बाबू है ना, जो भी दोस्त लोग अगर कोई चाहते हैं कि आपके साथ ही पढ़ाई करें, तो उनको बोल देना स्टार्ट हो चुका है, लेट ना करें, आप अपने साथ उनको बैठा लेना, ठीक है? समझ गया बाबू? तो फिर छूट जाएगा। हाँ देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, आपने ग्रेविटेशन, मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन, बताओ क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Force of attraction between two objects. यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू मास, ये भी बोलना पड़ेगा। मास के कारण दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है? लेकिन ग्रेविटेशन मैं ये बोल रहा था कि कोई भी दो मास, दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू मास, मास के कारण, है ना? ये कभी रिपेल नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये अट्रैक्टिव ही होता है। हमेशा ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी रिपेल नहीं करते। क्यों? इसी वजह से आपको क्या है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास कभी भी नहीं होता है। मैंने पढ़ाया था वैसे नेगेटिव मास, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैंने रोटेशनल पढ़ाया था ना, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट था,
निगेटिव मास नहीं होता है। किसने बोला है कि भाई मेरा वेट -20 kg है? है कि नहीं? तो निगेटिव मास नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए ये फोर्स जो होता है हमेशा क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो मटेरियल या तो भी ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है उसी ऑब्जेक्ट में जिसके कारण ये दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की एक अलग प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये चीजें संभव है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकती है या रिपेल भी कर सकती है। ऐसा में क्लियर है, अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। जबकि मास के कारण, मास भी एक प्रॉपर्टी, मास भी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण दूसरा बॉडी हमेशा वो अट्रैक्ट ही करता है, कभी रिपेल नहीं कर सकता। मास क्या होता है, मास होता है कंटेंट ऑफ द मटेरियल इन द बॉडी। समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है ना मार्कर, अब इसमें क्या करें, ये प्लास्टिक है, ये इसी का पार्ट है, इसमें और बढ़ा दो, अब क्या हो गया, मास इसका बढ़ गया, इसका मास क्या हो गया और बढ़ गया, इसको निकाल दो कम हो गया मास। तो मास क्या है, कंटेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कितना मोटा है कि नहीं। अगर किसी चीज पे रख रहे हो, एक किताब रखो, दो किताब रखो, तो क्या हो गया, और भारी हो जाएगा, है ना। तो मास क्या है, मास इज द कंटेंट ऑफ द बॉडी, कितना उसमें मटेरियल है उसके हिसाब से मास डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो लिखो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखो, देखो बेटा सभी लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द intrinsic property, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द intrinsic property of elementary particles intrinsic property of elementary particles of matter, of elementary particles of matter matters which gives rise to electric force between various objects, electric force between various objects। करेक्ट है, रिपीट कर दीजिए। लिखो इलेक्ट्रिक elementary particles of matter, elementary particle which gives rise to electric force between various objects।
क्लियर है? यस सर। लिख लो इसमें, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। The electrostatic force, the electric force, the electric force may be attractive or may be repulsive, may be attractive or repulsive. अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, electric charge is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो सब पॉजिटिव नेगेटिव तो होता है, यस होता है, वो टाइप होता है, उसका नेचर होता है, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं शो करता, समझ गया? टाइप होता है उसका, ठीक है, क्लियर है? तो चूंकि ये अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपल्सिव भी है, तो इसकी जो टाइप होते हैं वो दो तरह के। चार्ज का क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होंगे, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूनिट क्या होगा? कूलम। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करें। यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? कूलम। कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब बोला, कोई बोला ना कि हमारा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब कि उसको वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग भी तो वही पढ़ेंगे अभी, है ना? तो यानी हम लोग भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग का चालू हो चुका है। ठीक है बाबू? चलो, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, हमने अब डिफिनेशन में क्या लिखवाया था? हमने डिफिनेशन में लिखवाया था कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन किसकी होती है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जिस चीज से बना हुआ होता है उसकी प्रॉपर्टी। तो बताओ किससे बना होता है एटम? भाई सब कुछ ऑब्जेक्ट कितने किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके कारण दूसरे बॉडी को वो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। समझ में? क्लियर है बाबू? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये सबसे छोटा, सबसे कम से कम एलिमेंट्री, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन। क्या होता है बेटा? वो होता है प्रोटॉन, जिसपे चार्ज कितना होता है? प्लस ई के बराबर, प्लस ई के बराबर। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है। अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वही निगेटिव अगर है तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है।
सबसे छोटा से छोटा, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो कितनी होती है? -1.6 इंटू 10 पावर -19। तो चार्ज दो तरह के हो गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज किसमें होती है? प्रोटॉन में होती है, और निगेटिव चार्ज किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन में होती है। ठीक है, पॉजिटिव जो मोस्ट फंडामेंटल जो चार्ज होते हैं वो होंगे +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो होंगे चार्ज वो होंगे -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये मोस्ट फंडामेंटल चार्ज है। ये क्या है? मोस्ट फंडामेंटल चार्ज। इससे कम चार्ज आपको कहीं नहीं मिल सकता है। समझ गया? सोचोगे इसका 0.8 ले लेते तो आपको नहीं मिलेगा। बात समझ आ गया बेटा? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को? किसी को अप टू हियर एनी प्रॉब्लम? नो सर। उतार लो बेटा, सारा उतार लो। क्लियर है बाबू सभी लोगों को? अब सवाल ये उठता है मेरा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप जब बोलते हो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, ये कैसे होता है ना? तो मैं बता दूं आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा एटम, है ना? मैं एटम डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, समझिए? मैं आपको एटम डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको एटम डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि कोई भी एटम जो होता है, मान ले जाए एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसमें 5 प्रोटॉन होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, और 5 न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव पे +E के बराबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे -E के बराबर। तो देखा जाए कायदे से तो 5 +E होगा और 5 -E होगा, तो टोटल अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा है? तो जितने प्रोटॉन उतनी इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो ओवरऑल चार्ज 0 होगा, यानी कि वह एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन बाई चांस किसी कारण से आपने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब क्या हो जाएंगे बाबू? 5 +E, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया आपने, तो क्या हो गया? 4 -E आ गया। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? ऐड करो बाबू, तो क्या हो जाएगा? 1 +E आएगा, यानी कि वह एटम ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर किसी में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया जाए तो वह एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 5 इलेक्ट्रॉन में 5 प्रोटॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अब अगर मैं अब निकालूं कि नेट रिजल्टेंट चार्ज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? -E हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर उसमें ऐड होता है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब ये है, अगर मैं इसको इस तरह से दिखाना चाहूं कि अगर मान लीजिए कोई ए एटम न्यूट्रल है और इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया अगर, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है
तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूं ए को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक इस पे निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी आई कैन राइट इट हियर ए माइनस ए प्लस ई माइनस। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर गेन हो जाता है तो ये ए माइनस हो जाता है, यानी निगेटिवली चार्ज हो जाता है समझ में। तो इस तरह से कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज होता है इस मेथड से। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सर आपने अगर निगेटिव बनाना था तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया, तो एक निगेटिव बढ़ गया तो निगेटिव हो गया। तो ऐसे ही जब पॉजिटिव बनाना था तो इसमें ए प्लस पी लिखने में शर्म आ रही थी क्या, है भाई? नहीं, जब आपने इलेक्ट्रॉन गेन करा के निगेटिव बना दिया तो जब पॉजिटिव बनाना था तो पता तो है प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन को ही ऐड करवा देते है बाबू। अगर प्रोटॉन को ऐड करवा देते तो पॉजिटिव नहीं हो जाता ये, है बाबू बताओ? तो ऐसा क्यों नहीं लिखा सर, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन का हेल्प क्यों लेते हैं? आप हमेशा इलेक्ट्रॉन का हेल्प क्यों ले रहे हैं, प्रोटॉन का क्यों नहीं ले रहे हैं? तो बेटा इसका आंसर सिंपल है, इस बैच में बहुत सारे लोग बैठे हुए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आईआईटी जाना ही नहीं चाहते, दुबक के बैठे, भाई मैं तो कुछ भी हो जाए, है ना, सर जितना भी समझा ले, सर समझा ना, क्यू फिक्स आता है कि नहीं बाबू, है उसको वोट में लगा लेता है, नहीं कि सर कुछ भी करे बोलना ही नहीं है, चिपक गया। उन लोग को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे कुछ यहाँ पे भी कहा, प्रोटॉन कुछ नहीं करता वैसा, ये बीच में अंदर जाके बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक्टिव है, रोटेट होते रहता है प्लैनेटरी मोशन की तरह, है ना, रिवॉल्व करता रहता है, तो हमें उसी का हेल्प लेना पड़ता है क्योंकि वही मूव कर सकता है। प्रोटॉन मूव आसानी से नहीं करता है ना, उसको कराने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है? न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लियर बाबू, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जो इस बैच में प्रोटॉन बन के बैठा हुआ है ना, तो ध्यान रखना, हो ना हो कभी मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करा दूं, ठीक है। तुम लोग को भी आईटी करना पड़ेगा बाबू, समझा? ऐसा हो ना दुबक के बैठने से काम हो जाएगा, है ना। एक यहां से भेजूंगा न्यूट्रॉन, अटैक करेगा सीधे न्यूक्लियस पे, ब्रिम ब्लाम हो जाएगा सब, है ना। जो बच्चे सोने वाले सब जग जाएंगे, आईआईटी पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसलिए बाबू दुबक के बैठने वाले बच्चे सावधान रहें, प्रोटॉन लोग। तो क्या होगा बेटा, इसलिए हम काम जो करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही करते हैं, क्योंकि यही बेचारा एक्टिव है और बाहर है, इसको इधर उधर करने में एनर्जी कम लगती है, तो इसका काम आसान हो जाता है, ठीक है बाबू। तो क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और गेन करेगा तो वो नेगेटिव। So in this way we can make the substance positively charged or negatively charged. Clear बाबू? लिख लो सभी लोग फटाफट, उतार लो बाबू, चलो। तो ये था हमारा चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, कैसे कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज बनता है या निगेटिवली चार्ज बनता है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है।
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, सो राइट डाउन बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज लिखो, चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज प्रॉपर्टी है ना, चार्ज का लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी लिखो बेटा चार्ज का, चार्ज का बेटा लिखो, पहला प्रॉपर्टी लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अगर लिख भी रखा है ना, फिर से लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड लिखो, इट इज ट्रांसफरेबल, देखो इट इज ट्रांसफरेबल, रूम में डालो सब, वो जो होती है, देखो इट इज ट्रांसफरेबल, क्या लिखा, इट इज ट्रांसफरेबल, यानी क्या होता है, चार्ज को तुम ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं, जैसे देखो अब बताया ना कि ये अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाया तो चार्ज यहाँ से यहाँ चलाया, ट्रांसफर हो गया, है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ट्रांसफर हो गया, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सेकंड लिखो बेटा, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो बेटा, इट इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट लिखो, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज क्या होता है, क्वांटाइज होता है बेटा क्वांटा, क्वांटा समझते हो, क्वांटा का मतलब ये होता है कि कोई छोटी से छोटी चीज, कोई छोटी से छोटी चीज, उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटा। है समझे, जैसे तुम्हारे पास जब फैमिली मेंबर है, तुम्हें बोलोगे भाई कितने लोग तुम्हारे घर में, कौन बताएगा, फैमिली मेंबर कितने हैं बाबू, कोई बताओ, है ही नहीं मेंबर घर में, चलेगा। तो क्या किया आपने, आपने खुद को भी एक मान लिया, पापा को भी एक मान लिया, ग्रैंडफादर है उनको भी एक मान लिया, कोई छोटा बेबी घर में होगा उसको भी एक मान लिया, यानी एक ह्यूमन बीइंग को एक माना है कि नहीं, यानी छोटा से छोटा क्या हो सकता है, एक हो सकता है ना। अब मुझे एक ऐसा घर बताओ जिसमें फैमिली मेंबर 3.97 हो, है बाबू, कोई नहीं है सर, नहीं है सर, अरे 0.03 तो हटा दो कम से कम उसमें से, किसी में से, है ना, 2-4 बाली नोच दो उसको, है ना, है क्या करो, 2-4 बाल ही नोच दो उसको, 0.03 तो हटाने हैं, 3.97 हो जाएगा। तो बेटा ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा में वो क्वांटाइज होता है, काउंट होगा तो एक होगा काउंट, नहीं तो काउंट नहीं होगा, काउंट होगा तो एक काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। अब मैं बोलूं तुम्हें भाई 12th फिजिक्स स्टार्ट हो गया बेटा, अब एनसीईआरटी की कल बुक खरीद के आओ, है ना, ठीक है, मैंने बोला जाओ भाई लेके आना 5.6 एनसीईआरटी 12th फिजिक्स लेके आना। अब आप चले गए दुकान पे, है ना, भाई साहब एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक दे दो मुझे, कितना चाहिए भाई, 5.67। दुकानदार क्या करेगा, हैं, गुस्सा करेगा, बोलेगा पागल है,
पागल है? वो बेटा हटा देगा प्यार से, नहीं गुस्सा वुस्सा नहीं करेगा बाबू, है ना, वो तो तुम लोग का काम है लड़ाई झगड़ा करना, है ना। वो बोलेगा प्यार से, बोले बेटा ऐसा है ना, 6 बुक का पैसा जमा करो वहां काउंटर पे, है ना, और ये 6 बुक घर लेके जाओ, ठीक है, और उसको 5.67, 5.38, 5.27 जो जितना मांगे ना उसको घर में देते रहिए, ठीक है। यहाँ पर 6 बुक का किताब पैसा जमा कर दो और 6 बुक लेके जाओ घर में, और उसको, है ना, बड़ा सा आरी से उसको रेत रेत के क्या करना, जितना जो मांगेंगे ना उसको देते रहना, समझ गया, है ना। नहीं करेगा ऐसा। तो कहने मतलब ये है बेटा कि हम बुक जो है दुकानदार आपको टुकड़ों में नहीं दे सकता है, देगा तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है बेटा वो एक कंप्लीट क्वांटा है ना, है? पेन मांगने के तो पेन क्या करेगा, पेन या तो 1 देगा या 2 देगा, है कि नहीं, है नहीं? अब बताओ इतने लोग बैठे हुए हो, किसी के पास 2.1 लैपटॉप है किसी के पास, या 3.2 मोबाइल? बाबू किसी घर में 3.6 मोबाइल है, या तो 3 होगा या 4 होगा, है बाबू। तो ये क्या है, क्वांटा बोलते हैं, यानी मिनिमम क्वांटिटी एक, या तो 1 होगी या नहीं होगी, 0 या 1, है ना। तो वैसे ही बेटा चार्ज की कहानी है ना, चार्ज का भी क्या होता है, क्वांटा होता है, और इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -1.6 × 10⁻⁻19। इसके इलेक्ट्रॉन इससे निगेटिव होगा, प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव होता, यानी ये जो क्वांटिटी है ये चार्ज का एक क्वांटा है, इससे छोटा तुमको चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू, इससे छोटा चार्ज तुमको नहीं मिलेगा। तुम सोचो तो ना 1.6 क्यों यार, 1 ले लेते हम, सीधा सीधी इजी हो जाता न्यूमेरिकल करने में, तो ऐसा कहानी नहीं बनेगा, आपको मिनिमम टू मिनिमम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही मिलता है, क्लियर बाबू। तो ये हो गया क्वांटा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो है ना -19 है, ये तो बहुत कम है, मुझे तो 5 कूलम चाहिए चार्ज, तो क्या करेंगे, क्या उसने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करो, है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन लाख इलेक्ट्रॉन सबको जमा करते चलो, जब जमा करते करते तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाए तो हो गया, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज जो होगा वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ होगा, क्या होगा, n टाइम्स ऑफ ई का ही मल्टीपल होगा, 1 गुना हो, 2 गुना हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो, कुछ भी, लेकिन n टाइम्स ऑफ ई ही होगा, ठीक है। जहां पर हम लिखेंगे n, क्या लिखेंगे, वेयर n इज एनी इंटीजर। और सर आपने इंटीजर लिया है सर, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर n निगेटिव इंटीजर है तो चार्ज निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव भी तो चार्ज होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। सो n मे बी एनी इंटीजर, q इज इक्वल टू n, तो कोई भी चार्ज कितना भी हो वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। अब जरा मैं ये सवाल पूछता हूं तुमको इसी पे कि मान ले जाए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मुझे इस a को +1 कूलम चार्ज बनाना है, कितना बनाना बेटा, a को मुझे +1 कूलम चार्ज बनाना है। आपको पता है कि किसी को चार्ज प्लस पॉजिटिवली चार्ज बनाना हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है ना। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि ये A +1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। बताओ बाबू सभी लोग, इस A में से कितना हम इलेक्ट्रॉन निकालें कि ये +1 कूलम चार्ज हो जाए। सभी लोग करेगा बेटा फास्ट।
सभी लोग करेंगे बाबू। क्लियर है बाबू? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? क्लियर है ना? तो ये क्या हुआ बाबू हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा क्या हो गया हमारा, कोई भी चार्ज जो भी होगा कैपिटल Q, that will be integral multiple of E. That will be integral multiple of E. It means जितने भी चार्ज होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, चाहे 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 10 टाइम हो, 100 टाइम्स हो, whatever. It should be always integral multiple of E. Correct है? Now we are writing here n is any integer, यानी कि n की वैल्यू +1 +2 कुछ भी हो सकता है, and also it may be negative, -1 -2 -3 and so on. Correct? तो अगर आपने n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो Q बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर n की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज है ना, माइनस लिया 2 -3 -4, यानी अगर n की वैल्यू निगेटिव इंटीजर है तो आपका चार्ज निगेटिव होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि A में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि A 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। आया समझ में? क्लियर है बेटा? तो आपको पता है हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू NE। आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से 1 कूलम होगा, तो आपको मैंने बताया Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 कूलम। Q इज इक्वल टू 1 कूलम आपको करने हैं, उसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो आपको यहाँ पे देंगे। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस A just to make it 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या बॉडी। ठीक है? तो n इंटू E, आपको पता है E पे कितना चार्ज होता है, E पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। करेक्ट है? तो इससे ये पता चला बेटा हमारा कि n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से बताओ, n की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। समझ आ रहा है? तो यहां से क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 19 बाई 1.6। करेक्ट है? क्या लिखूंगा मैं यहां से मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 19 बाई 1.6, और इसको मैं कर सकता हूं ऐसे करने से क्या हो गया, आपको आसान हो गया डिवाइड करना। डिवाइड कर दो बाबू, कितना हो गया ये, दिस विल बिकम 25 इंटू 10 टू पावर 18। यानी कि अगर इसको 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाना है तो आपको इसमें से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। बात सुना गया बाबू? एनी प्रॉब्लम किसी को भी, एनीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम A टू जस्ट मेक इट 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है? क्लियर है? अब मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं आपको
कि n की वैल्यू क्या आ गई 6.25 इंटू 10⁻18। अगर मैं ये बोलूं आपको कि भाई ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो 6.25, ये तो फ्रैक्शन में है, ये तो गलत बोल दिया सर आपने, है ना। बोलते थे कुछ, निकाल रहे तो फ्रैक्शन निकल रहा है ना। ये तो गलत हो गया, नहीं हो गया गलत? यस और नो? बताओ बाबू, किसी लोग को समझ में आ रहा हो तो? ये तो फ्रैक्शन है, क्या बोलते हो? ये कैलकुलेशन गलत है कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत है? कहां पर मिस्टेक है बताओ? जो हमने लिखवाया कि क्वांटाइज होना चाहिए, ये गलत है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है? बताओ क्या है, क्या समझ में आ रहा है? वेयर इज द प्रॉब्लम? कहां पे प्रॉब्लम बताओ? बताओ बाबू, कहां पे प्रॉब्लम है? एनीबॉडी, सर किसी को दिमाग में? क्वांटाइज ही तो है, क्या बोल रहे हो? क्वांटाइज ही तो है, प्रोडक्ट करेंगे तो इंटीजर आ ही जाएगा। वेरी गुड आंसर, है ना। अनंत ने सही पकड़ लिया, है ना। ये फ्रैक्शन नहीं है बाबू, ये इंटीजर ही है। क्यों? क्योंकि इसको खोलोगे भी तो 10⁻18 मल्टीप्लाई में भी तो है बाबू। इसको देख, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा? ये इंटीजर ही तो है कि नहीं? इसलिए ना कैलकुलेशन गलत है और ना ही हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, दोनों सही है। बस केवल आपको मैं कंफ्यूज करना चाह रहा था, है ना। जो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चे समझ गए, ऐसा में। तो बेटा इसलिए दिमाग खोल के बैठा करो, है ना। क्योंकि आईआईटी वाले को क्या है, जो दिमाग खोल के बैठते हैं उनको पसंद करता है, जो दिमाग में ताला लगा के बैठेंगे उनको पसंद नहीं करते, उनको अलाउ नहीं करते हुए। ठीक है, इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहा करो बेटा, है ना, पढ़ाई के टाइम। हो गया? चलो अगला लिखो बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, इसी का टॉपिक लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? थर्ड हो गया ना बेटा, थर्ड। फोर्थ लिख लो, फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज क्या रहता है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। लिख लो बेटा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज को तुम ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो ए है और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि इसके पहले, रिएक्शन के पहले भी चार्ज कितना था? 0 था, और रिएक्शन होने के बाद या प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस होने के बाद भी आपका चार्ज कितना है? 0। -1 +1 क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0। तो चार्ज ना ही क्रिएट हो रहा है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, आपको यहाँ पर 0 दिख रहा था और यहाँ पर पॉजिटिव भी दिखने लगा, निगेटिव भी दिखने लगा। तो दिखने जरूर लगा, लेकिन ये क्रिएट नहीं हुआ। ये इसी का क्या हुआ? इसी का ये बटा है, समझा? अलग अलग हुआ। इलेक्ट्रॉन को अलग होने से ये पॉजिटिव दिखने लगा और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव दिखने लगा, तो क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ना तुम क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, लाइक चार्जेस रिपेल। यानी कि अगर सिमिलर टाइप चार्ज है, लाइक चार्ज मतलब क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव, एक जैसा, तो हम बोलेंगे लाइक चार्जेस, और वो हमेशा रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी कि चार्ज की पोलैरिटी अगर सेम हो तो वो रिपेल करेंगे और उनको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है,
इसी का उल्टा ले लो, अनलाइक चार्जेस। क्या ले लो? अनलाइक चार्जेस। तो ये क्या करेंगे बाबू? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अनलाइक का मतलब क्या हो गया? दो चार्ज में से एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव। पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, डजंट मैटर, बट बोथ पोलैरिटी शुड बी डिफरेंट। करेक्ट है? सो दैट इज कॉल्ड अनलाइक चार्जेस एंड दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लिख ले बेटा सभी लोग। चलो नेक्स्ट लिखो पॉइंट। 6th पॉइंट लिखो बेटा। 6th पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास। देखो चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज कहीं भी रहेगा वहां पे मास का होना कंपलसरी है। बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। समझ गया? कहीं पे भी तुमको चार्ज दिख जाए तो समझ लेना कि वहां पर मास होना जरूरी है। ठीक है? क्लियर है? लेकिन कहीं पे मास दिख जाए तो वहां पे चार्ज होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मान लो तुम भी तो हो 50 किलो का, है कि नहीं? तो जरूरी है कि तुम पे चार्ज हो, है भाई? जरूरी है चार्ज हो? नहीं हो भी हो सकता है, नहीं है ना? तो मास होने से उस पे चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं पे चार्ज है तो चार्ज अगर है तो वहां पे मास का होना कंपलसरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना वहां पे, है ना? या इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन होगा, तो किसी बॉडी पे ही हो सकता है ना? या किसी एलिमेंट्री मैटर पे ही हो सकता है। तो लिख लो बेटा, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। लिख लो, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लिख लो, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास तो mass exists without charge. So mass exists. रिपीट करिए तो। देखो, that is charge cannot exist without charge. That is charge cannot exist without charge. So the mass exists without charge. मास विदाउट बिना चार्ज का हो सकता है। ठीक है? करेक्ट है? बिना चार्ज का हो सकता है। करेक्ट है? चलो अगला पॉइंट लिखो बेटा। 7th पॉइंट लिखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली। देखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या बोले थे? देखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट लिखो। क्लियर है? तो आपने पढ़ा होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना? पता क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना बढ़ा दो कि वो कंपेरेबल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, तो उसकी मास क्या होती है? चेंज हो जाती है ना? अगर मान लो तुम्हारा मास 50 किलो है अभी, और मैं तुमको इतना स्पीड से भगाऊं स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में,
तो आपकी मास चेंज हो जाएगी ऐसे। लेकिन चार्ज कभी चेंज नहीं होता, जो मर्जी स्पीड से चला लो, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है, ये इनवेरिएंट है, ये कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो बेटा, देखो चार्ज एट रेस्ट, लिख लो अगला पॉइंट लिखो, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, produces electric field around itself. क्लियर हो सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, है ना। तो आज हम बेटा यहीं तक छोड़ते हैं आपको। आपका 12th स्टार्ट हो गया है, 11th को कमांड करना है आप लोगों को। 11th का टॉपिक जो बचा हुआ हम खत्म करवाएंगे कल के अल्टरनेट डे में, ठीक है? ओके, अच्छा होमवर्क में हमने कहाँ तक किया था बेटा? उसमें 11th का होमवर्क कहाँ तक हो गया था? एग्जांपल तक। वे उसमें एग्जांपल एक्सरसाइज बाकी है? यस सर। अच्छा तो लिखो बेटा, देखो कितने क्वेश्चन है उसमें? सर 7 पॉइंट। फर्स्ट एक्सरसाइज में 111 क्वेश्चन। होमवर्क लिख लो, मॉड्यूल 2 चैप्टर कितना था? 15 था बेटा, चैप्टर नंबर 14. वेव्स, एक्सरसाइज 1। कितना क्वेश्चन है बाबू? 111 में से 70 करना, ज्यादा नहीं करना, ठीक है? ये बना करके आप लोग सबमिट करोगे बेटा, है ना? ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, चलो ओके बाय, थैंक यू सो मच। चलो बेटा पढ़ाई करते रहो 5-5 घंटा, जिसको आईटी करना है। थैंक यू सर। मात्र 6-8 महीने पढ़ाई करने हैं, अब ज्यादा नहीं करने हैं आप लोग का, है ना? पढ़ाई से नाता रिश्ता खत्म हो जाएगा फिर। जो पढ़ना है, जो पढ़ना चाहता है जिंदगी में, पढ़ लो अभी, ठीक है? डेली कम से कम 5 आवर्स। चलो बाय, थैंक यू सो मच।